Hello and welcome to Northeast PSC. Friends, today we have a topic which is abundantly important for any kind of exam that you go. It's economic survey. Economic survey usually जनवरी के 31st को रिलीज किया जाता है एक दिन बिफोर द बजट प्रेजेंटेशन। क्योंकि ये एक इलेक्शन ईयर है, इसीलिए जो आपका बजट है वो अभी आ रहा है, आज के दिन 23 जुलाई को आ रहा है और 22 जुलाई को आपका इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया था बाय द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो क्या है इकोनॉमिक सर्वे? इसके ऊपर आपको 100 वीडियोस मिल जाएगा आज यूट्यूब में, लेकिन माय प्रॉमिस इज दैट इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड you will not be needed any kind of resources other than this video to be updated about the economic survey 2024. Without any further delay, let us begin today's discussion. So what is the economic survey? इसका नाम ही बताता है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है। नेशनल इकोनॉमी जो है हमारे इंडिया का, तो उसका क्या हालत है ओवर द ईयर। ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर है जो आपका अभी खत्म होने वाला है, उस फाइनेंशियल ईयर में हमारा इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्मेंस करी है उसका एक ओवरऑल सर्वे पेश किया जाता है, प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, और इट इज हेडेड बाय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ओके, सीईए। फाइन। एंड जब ये सर्वे प्रिपेयर किया जाता है, इसको अप्रूव कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोगों का इकोनॉमिक सर्वे था वो 1950 और 51 के टाइम में लाया गया था। फिर जो आपका जो 51 से लेकर 64 के दौरान जितने भी आपका इकोनॉमिक सर्वे था, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ये बजट के साथ साथ पेश किया जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसको फिर अलग से पेश किया जाने लगा और हम लोग क्या देखते हैं कि 2010 से लेकर 2021 के बीच में जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 2 वॉल्यूम में आने लगा, 2 वॉल्यूम में आने लगा। इससे पहले क्या होता था कि एक ही वॉल्यूम में आता था, तो यहां पर 2 वॉल्यूम में आने लगा। एक वॉल्यूम में जो है हमारा जो सीईए है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनका इंटेलेक्चुअल इनपुट यहां पर होता था। तो फिर 2020-21 के बाद लगा कि नहीं, ये 1 वॉल्यूम वाला जो सिस्टम था यही सही था। अब इस बार का जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें जो पेजेस है 476 पेजेस है, तो इट्स ए वेरी बल्की और इसको अलग अलग लोग चैप्टर वाइज एनालिसिस भी लाएगा। उतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जो यूपीएससी के मेंस या फिर स्टेट लेवल के मेंस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन है जो यहाँ से लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सब्सटेंशिएट देयर आंसर। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड करने की कोशिश किया हूं। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये एक ही वॉल्यूम में आता था, फिर 2 वॉल्यूम में आने लगा। अब फिर हम लोगों का क्या देखते हैं, हम लोग यहाँ पर एक ही वॉल्यूम में आने लगा। ओके, from 2022-23 the survey reverted to a single volume format। ठीक है, और क्योंकि ये उस टाइम में हम लोग एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नए तौर से मिला जिनका नाम है वी अनंत नागेश्वरन। तो ये आने के बाद सोचा कि नहीं, कुछ नया करते हैं। ठीक है, नाउ इकोनॉमिक सर्वे 2024 की अगर हम बात करें तो जो 31 जनवरी को जो यूजुअली आता है, तो इस बार तो क्या हुआ कि इलेक्शन ईयर है तो इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया। तो इलेक्शन ईयर में क्या आता है आपका इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू, ये आया था। ठीक है, दिस वाज पब्लिश्ड इन जनवरी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनली जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है ये 22 जुलाई को रिलीज कर दिया है और इन इलेक्शन ईयर ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फाइन। सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई दिस डॉक्यूमेंट कॉल्ड इकोनॉमिक सर्वे इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये एक दिन पहले इलेक्शन बजट के एक दिन पहले आता है, लेकिन इसकी जो आपका वो है, जो भी फाइंडिंग है, जो भी इसका स्टडी है, ये बजट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। जो भी इसका स्टडी है, ओवरऑल प्रोजेक्शन है, ओवरऑल जो आपका डेटा लेके आएंगे, दोस थिंग्स शुड नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट इन द बजट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, सर्वे रिमेन्स द मोस्ट ऑथोरिटेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी। आप किसी भी देश के ऑफिशियल डेटा की बात करेंगे तो आपको सरकारी वेबसाइट में जाना पड़ेगा। अगर इंडिया के इकोनॉमी से ओरिएंटेड आपको अगर ऑफिशियल डेटा चाहिए, आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मिलेगा, इकोनॉमिक अफेयर्स सॉरी डीईए जो है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इनके द्वारा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे लाया जा रहा है इसके तहत मिलेगा, और आरबीआई के द्वारा मिलेगा,
ठीक है। तो ये सारे क्या है आपका स्टेट अपैरेटस है। तो जो भी यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया जा रहा है, दोज आर गॉस्पेल ट्रूथ। हमें एज एन एस्पिरेंट्स, अगर आप सरकारी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू नीड टू keep this data, keep these observations in mind, or if you can code them in your answers, then you are ahead of those who do not code. Its observations and details provide an official framework for analyzing the Indian economy. कि सरकार के नजरिए से हमारे जो देश के अर्थनीति है उसका क्या हालत है वो हमें यहां से देखने के लिए मिलती है। ठीक है। नाउ की टेक अवेज जो है वो हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। व्हाट डू द इकोनॉमिक सर्वे 2024 का या फिर ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे हमें बताता क्या है कि हमारा जो इकोनॉमी है ये रोबस्ट है, स्टेबल है, और पूरे दुनिया भर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आपका फिलिस्तीन और इजराइल में वॉर चल रहा है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। ठीक है। अगर यूएसए की बात करें वहां पर एक कॉम्पिटेंट लीडर नहीं है। तो इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी हमारे इंडिया का जो इकोनॉमी है ये रोबस्ट, स्टेबल और रेजिलियंट रही है। ठीक है। और जो हम लोग कोविड से पहले जो हम लोगों का देश की इकोनॉमी का जो आपका स्थिति था उसी लेवल पे हम लोग क्या कर रिवर्ट कर चुके हैं। पॉलिसी मेकर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें। ठीक है। उसको अचीव करने के लिए द सर्वे हाईलाइट्स नेसेसिटी ऑफ सब्सटेंशियल डोमेस्टिक एफर्ट्स टू सस्टेन रिकवरी। हमें ऐसे स्टेप्स लेना है जो क्या हो आपका सस्टेनेबल हो और क्या हो ये हम लोग जो हमारे डोमेस्टिक जो इश्यूज हैं उसको हॉलिस्टिकली टेक भी करें, मतलब उस पर एक हॉलिस्टिक अप्रोच भी एडॉप्ट करें। फॉर द रिकवरी टू बी सस्टेन्ड देयर हैज टू बी हेवी लिफ्टिंग ऑफ द डोमेस्टिक फ्रंट because the environment has become extraordinarily difficult to reach agreement on key global issues. अब क्या है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म में जो भी आप पिछले 2-3 साल की अगर हम बात करें, G20 की समिट की बात करें या फिर जो क्वाड ग्रुपिंग की जो आपका समिट होती है, मतलब मीटिंग्स होती हैं, या फिर जो G7 के समिट हो रहे हैं, इन तमाम समिट के जो ओवरऑल आउटकम है इट इज क्लोज टू वेरी मिनिमल या फिर क्लोज टू नील। या फिर अगर आप UNFCCC की जो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है तो इसका आउटकम बहुत कम हो रहा है। तो हमें ऐसे में जरूरी है कि इंटरनेशनल एफर्ट्स का हम लोग थोड़ा सा बैक स्टेज पे रखें और हम लोग डोमेस्टिकली कितना कर पाए उस पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इट हैज बीन पिवोटल इन सस्टेनिंग कैपिटल फॉर्मेशन, और हमें अभी जरूरत है कि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आगे आए। ठीक है। इंडिया रियल जीडीपी जो है ये आने वाले साल में 6.5 to 7% के रेट से बढ़ेगी इन 2023-24। The survey highlighted that the real GDP in FY24 was 20% higher than its level in FY20। तो ये एक बहुत बड़ी क्या है आपका जंप है, लिप फॉरवर्ड है in terms of economic recovery, which is an observation by the economic survey. It also pointed to a strong possibility for continued robust growth in FY25 and beyond। तो ये जो हम लोगों के देश में जो इकोनॉमिक हालात है ये और भी बेहतर होने की संभावनाएं है। ठीक है। मूविंग अहेड, ओके, यस। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, जो चैप्टर वाइज कुल 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है। हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जरूरी है, बहुत सारे डेटा है, इतने सारे डेटा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है रिटेन कर पाना। तो मैंने उन सारे चीजों के यहाँ पर रखा है जो आपको याद रखने में भी थोड़ा आसानी हो 2-3 बार पढ़ने के बाद, और कुछ कुछ लाइन ऐसा है जो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो चैप्टर है इसका नाम है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी स्टडी एज शी गोज। तो ये है पहला चैप्टर। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये हम लोगों ने देखा है किस रेट से हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ने वाली है। अगर हम लोग ये इस FY जो फाइनेंशियल ईयर अभी एंड हो रहा है इसकी ग्रोथ की बात करें, ये 8.2 से क्या हो रहा था आपका ग्रो कर रहा था। इसमें से 3 क्वार्टर में क्या था आपका, 3 ऐसे क्वार्टर था जहां पर जो ग्रोथ रेट था वो 8% से ज्यादा था। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें 9.5% जो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन है इट वाज बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर
इंडस्ट्रियल सेक्टर से 9.5% की यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आई है। उसके अलावा रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, इट रिड्यूस्ड फ्रॉम 6.7% टू 5.4%। तो रिटेल इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है, विच इज ए गुड न्यूज। और उससे भी अच्छी जो न्यूज है वो ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो पहले 2% ऑफ आवर जीडीपी था, ये 0.7% पे आ चुके हैं, विच इज ए रियली गुड साइन। 55% ऑफ टैक्स कलेक्टेड एक्रूड फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस की जो वो है आपका परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। जहां पर डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा होने लगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज रिग्रेसिव टैक्सेशन। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, इट हैज बीन एबल टू एंश्योर फ्री फूड ग्रेन्स टू एटलीस्ट 81.4 करोड़ पीपल। तो मान लीजिए कि 60 से 70% पॉपुलेशन देश में ऐसा है जिनको फ्री फूड ग्रेन मिल रहा है। मतलब कि देश की जो आपका गरीब संख्या है, गरीब पॉपुलेशन की संख्या है, इट इज रियली सिग्निफिकेंट। मूविंग टू चैप्टर नंबर 2। अच्छा, ये मैं इंफोग्राफिक्स डाल दिया हूं। ये पीडीएफ हमारे जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगा। इट इज ए 26 पेज पीडीएफ। आपको इसके पढ़ने के बाद कहीं और देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सो यहां पर देख लिए, रोबस्ट पाथवे टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर FY 2025। तो ये जीडीपी हम लोग कितने दर से बढ़ा था। फिक्स्ड ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज बाय 9%। रियल रिटेल इन्फ्लेशन डिक्लाइन टू 5.4%। तो ये सारी चीजें मैंने यहां पर ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है, ठीक है। नाउ चैप्टर 2 का जो हेडिंग है, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, स्टेबिलिटी इज द वॉचवर्ड। तो आरबीआई ने अपना जो पॉलिसी रेट है इसको क्या रखा, आपका स्टडी रखा। पूरे साल में हम लोग इसको क्या देख रहे थे, स्टडी रहा। इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुई। उसके अलावा जो क्रेडिट डिसबर्समेंट है एससीबीज के दौरान, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, इनकी जो लोन देने की जो आपका रेट है ये बहुत बड़ी है। दे डिसबर्स अराउंड 164.3 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है। इसके साथ साथ जो हम लोगों का ब्रॉड मनी होती है M3, ठीक है, M3 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, ये 3 होगा। M3 जो है ये आपका क्या है, इट वाज 11.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो ये भी बड़ी है, विच इज ए गुड साइन, ठीक है। ब्रॉड मनी अगर बढ़ता है तो ये अच्छा है। और क्या है आपका, डोमिनेंस ऑफ बैंकिंग सपोर्ट टू क्रेडिट इज स्टेडीली बीइंग रिड्यूस्ड। और जो कैपिटल मार्केट है उसके रोल को प्रोमोट करने की कोशिश किया जा रहा है। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट बनने वाली है। अलोंग विथ इंडिया की जो माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर है ये भी बढ़ रही है, ठीक है। नाउ चैप्टर 3 टॉक्स अबाउट प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। अच्छा, प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन हाइफन अंडर कंट्रोल। तो कहने के मतलब यह है कि प्राइसेस और जो इन्फ्लेशन वो रोका गया है। अब देखिए हकीकत में क्या है, ये हम लोग को गवर्नमेंट के डेटा है, तो हम यहाँ पर डिबेट या फिर हम यहाँ पर क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहे, वी आर जस्ट एनालाइजिंग द इकोनॉमिक सर्वे। तो रिटेल इन्फ्लेशन इज एट 5.4%, द लोएस्ट लेवल सिंस द पैंडेमिक। एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस आई है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट आपने देखा होगा कि पूरे नॉर्थ इंडिया में क्या होता है। अगर कोई भी आप वेदर रिलेटेड मैप देखा होगा मई जून के टाइम में, तो आपने देखा होगा कि ऑल मैप्स वर रेड एंड रेड। इट वाज गोइंग थ्रू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। इसकी वजह से जो रिजर्वेयर ये डिप्लीट हो गया, क्रॉप डैमेज हो गया, ठीक है, और आउटपुट और फूड प्राइसेस इन तमाम चीजों में अफेक्ट हुई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आरबीआई का कहना यह है कि जो इन्फ्लेशन है ये 4.5% तक गिरेगी FY 25 में, और FY 26 में 4.1% तक गिरेगी। तो ये जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो किया गया था वो क्या था, 4 + -2 था, ठीक है, 4 + -2। तो वो ये क्या है 4.1%, विच इज क्वाइट गुड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। IMF का कहना यह है कि जो इंडिया के जो आपका इन्फ्लेशन है 4.6% होगा 2024 में, और 4.2% होगा आपका 2025 में, ठीक है। ये तो हो गया आपका इन्फ्लेशन और प्राइसेस के बारे में बात करें। नाउ एक्सटर्नल सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी एक स्टेबिलिटी आई है। तो वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट लाती है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा कि हु ब्रिंग्स दिस रिपोर्ट कॉल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है। तो इनका कहना यह है कि
इंडिया का जो रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो पहले 44 में था, ठीक है, ये 38 तक आ चुका है, इंप्रूव हुआ है आउट ऑफ 139 कंट्रीज, विच इज अनदर पॉजिटिव साइन। इंडिया का जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो ग्लोबल जो आपका वो है कि आई थिंक अराउंड 4%, इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रू बाय 4.9%, यूएस डॉलर के अगर हम बात करें $341 बिलियन वर्थ, ठीक है। और रेमिटेंसेस की बात करें, हम लोग कई सालों से टॉप रेमिटेंस रिसीवर है। इस बार $120 बिलियन हम लोग को क्या देखने के लिए मिला है, रेमिटेंसेस मिली है, ठीक है। एंड इंडियाज एक्सटर्नल डेट जो है ये हैज बीन सस्टेनेबल ओवर द इयर्स। जो 1991 में क्या हुआ था, हम लोग को 1991 में बीओपी क्राइसिस हुआ था। उस बीओपी क्राइसिस के बाद हम लोगों ने ये सीखा कि हमें एक्सटर्नल डेट कम से कम रखना चाहिए, और एक्सटर्नल डेट में भी क्या होना चाहिए, जो हमारा शॉर्ट टर्म लोन होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन होता है, ये तो और ही कम होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि मेरे पास आज क्या नहीं है, मैंने किसी से बोला है कि मुझे 500 रुपया दो, मैं तुमको कल लौटा दूंगा, ठीक है, कल लौटा दूंगा, मतलब टाइम पीरियड एक दिन की बात कर रहा हूं, और कल आया और मेरे पास पैसा नहीं है, और वो व्यक्ति आके मुझे बोल रहा है पैसा दो, ठीक है। तो दिस इज व्हेन आई विल बी बैंकरप्ट, आई विल गो कंप्लीटली फ्यूटाइल, मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो दिस इज व्हाट, तो हम लोग क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म लोन को हम लोग अवॉइड करते हैं। तो external debt to GDP ratio at 18.7% at the end of the March 2024. Okay. Now chapter 5 में क्या है बोला गया है कि मीडियम टर्म आउटलुक में एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया, की एरियाज ऑफ पॉलिसी फोकस इन द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म। तो शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के बीच में जो सरकार की जो फोकस होगा वो क्या क्या होगा, एक तो ये होगा जॉब एंड स्किल क्रिएशन करना है, ठीक है। जॉब अनएम्प्लॉयमेंट का अगर आप डेटा देख रहे होंगे तो ऑब्वियसली काफी स्कैरी है, तो ये करना है। दूसरा क्या, टैपिंग द फुल पोटेंशियल ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, मगर हम लोग उसकी टोटल जो उसका इफेक्टिवनेस है उसको हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मेकानाइजेशन नहीं है, ठीक है, जो और फ्रेगमेंटेड लैंड्स है, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है काफी गिर जाती है। उसके साथ साथ हमें क्या है कि एड्रेसिंग एमएसएमई बॉटलनेक्स, एमएसएमई को और ज्यादा हमें बढ़ावा देना चाहिए, और उनके जो भी आपका चैलेंजेस है उसको हमें क्या करना चाहिए, मद्देनजर रखना चाहिए। मैनेजिंग इंडिया ग्रीन ट्रांजिशन, डेफ्टली डीलिंग विद द चाइनीज कॉन्ड्रम। चाइना के साथ हम लोगों का जो ट्रेड वॉल्यूम है इट इज ह्यूज, और इट इज इन द फेवर ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट। हमारे पास मतलब चाइना और इंडिया के बीच में इंडिया के पास क्या है, आपका ट्रेड डेफिसिट है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डीपनिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, टैकलिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है वो भी हमें टैकल करना है। इंप्रूविंग आवर यंग पॉपुलेशन क्वालिटी ऑफ हेल्थ। तो ये एक नीचे एक लाइन है जो आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने आंसर में लिख सकते हैं। फॉर इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो एट 7% प्लस, ए ट्राइपार्टाइट कॉम्पैक्ट बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर इज रिक्वायर्ड। ये बहुत बेहतरीन तरीके से अपने इकोनॉमी ओरिएंटेड जो आपका क्वेश्चन है उसके कंक्लूजन में आप इसको लिख सकते हैं। फाइन, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज अबाउट चैप्टर नंबर 6। तो यहां पर बताया जाए क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, किस तरह से क्लाइमेट चेंज के दौरान एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें, अराउंड 44% जो आपका इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, अराउंड 44% जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी है ये नॉन फॉसिल से आती है, नॉन फॉसिल सोर्सेस से आती है, which is a great achievement for a country as big as India with this big population, ठीक है, हम लोग ये करके दिखाए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, ये वर्ल्ड बैंक का एक बॉडी है, ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेज इंडियाज एफर्ट्स टू अचीव कमिटेड क्लाइमेट एक्शंस। और ये बताते हैं कि G20 में जितने भी कंट्रीज हैं उन तमाम कंट्रीज में सबसे जो आपका लीड पोजीशन में है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस विथ रेस्पेक्ट टू दिस क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, वो इंडिया टॉप पे है। द शेयर ऑफ नॉन फॉसिल सोर्सेस इन द इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज 45.4%, ना कि 40%, ठीक है, 45.4%। द कंट्री हैज रिड्यूस द एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी। जो 2005 के लेवल पे जो हम लोग का एमिशन इंटेंसिटी था उसके कंपैरिजन में अराउंड 33%
रिडक्शन हम लोगों ने कर लिया है बाय द ईयर 2019. Another big achievement on the part of the government of India. The government has launched several clean coal initiatives, including the coal gasification mission. ये भी आपको देखना पड़ेगा. Expanding renewable energy and clean fuels will increase demand for land and water. तो ये सारे जो हम लोग का क्या है, ये चीजें भी देखना पड़ेगा कि क्लीन हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, क्लीन फ्यूल चाहिए, तो इसके लिए हमें ज्यादा लैंड और वाटर की जरूरत पड़ेगी. तो इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड. हम लोग ऑलरेडी जो है कि जो वाटर स्ट्रेस्ड सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है. अगर आपने रिसेंटली बेंगलुरु शहर में जो हुआ वो अगर आपने देखा होगा तो ठीक है. तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रियली रियली अनप्रेडिक्टेबल टाइम. चैप्टर नंबर 7, it talks about social sector, that is benefits that empower. सोशल सेक्टर के लेकर सरकार का क्या नजरिया है, ठीक है. न्यू वेलफेयर अप्रोच जो है, जो भी वेलफेयर स्कीम लाया जा रहा है, उनका यही कि जो आपका पर रुपी स्पेंड है, हर एक रुपया में जितना खर्चा हो रहा है उसका जो मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं, उस पे फोकस किया जा रहा है. मोर देन 34.7 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड्स हैव बीन डिसबर्स्ड और उसमें 7.37 करोड़ लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन में कवर किया गया था. ठीक है. पोषण भी पढ़ाई भी ये स्कीम है गवर्नमेंट का. किस लिए है? फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एम्स टू डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सल हाई क्वालिटी प्री स्कूल नेटवर्क एट आंगनवाड़ी सेंटर. तो ये एक दूसरा इनिशिएटिव है, इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सोशल सेक्टर की अगर हम बात करें. उसके अलावा अगर आप विद्यांजलि इनिशिएटिव के बारे में जानते होंगे, it played a crucial role in enhancing educational experiences of over 1.44 crore students. The rise in enrollment जो है हायर एजुकेशन में जो बैकवर्ड क्लासेस या फिर अगर वल्नरेबल सेक्शन की पार्टिसिपेशन की बात करें वो बढ़ती जा रही है. और जैसे एससी एसटी ओबीसी की बात करें, और जो फीमेल एनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में ये सबसे ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है विद 31.6% इंक्रीज सिंस 2015. फाइन. तो ये सारे डेटा आपको आपके लिए मतलब मान लीजिए मतलब गॉस्पेल ट्रूथ. मैं बार बार इस टर्म को दोहरा रहा हूं, इरिटेट नहीं होइएगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. तो सोशल सेक्टर बेनिफिट्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए हैं. ठीक है. गवर्नेंस एंड यूनिटी ऑफ पर्पस at all levels of government, key to successful implementation of social programs. तो इस तरह के लाइन आप आराम से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आंसर्स में. A host of enabling programs reinforces better quality of life in the hinterland. To maximize the efficiency of translating spending into outcomes, many channels at the ground level need to be unclogged. खैर, 8वां चैप्टर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात है. यह तो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है पीरियडिकली लाया जाता है. ऑब्वियसली पी से वही हमें समझ में आता है. मोर देन 45% ऑफ द वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. तो ये हमें बदलने की जरूरत है. 45% से भी ज्यादा जो आपका वर्कर्स है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर में है. तो ऐसे में वी नीड टू एंश्योर दैट they get the best utilization of their agricultural plot, as well as they get the best price of their product, and also they get the opportunity to move out to newer job opportunities. ठीक है. तो 11.4% मैन्युफैक्चरिंग में है, 28.9% आप सर्विसेज में देख सकते हैं, 13% कंस्ट्रक्शन में है. तो ये जो बड़ा चंक है यहाँ पर हमें स्पेशल फोकस करने की जरूरत है. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें, ये 6 साल से कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है. दिस इज ए पॉजिटिव साइन. ये विमेन एम्पावरमेंट और इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं उसके दिशा में एक काफी होपफुल डेवलपमेंट है, और ये आने वाले साल में और इंप्रूव होने वाला है. जो गिग वर्कफोर्स हैं, ठीक है, जो आप स्विगी जोमेटो के जो वर्कर्स आप देखते हैं उन लोगों को हम लोग गिग वर्कर्स कहते हैं. इनकी जो तादाद है 2.35 करोड़ तक पहुंच सकती है by the year 2029 and 30. इंडियन इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट 78.5 लाख जॉब्स हर साल निकालना पड़ेगा. अगर हमारे जो देश की बढ़ती जनसाधारण है और इनको जो जॉब की जरूरत है उसको अगर फुलफिल करना है, देन पर ईयर यू विल हैव टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 78.5 लाख जॉब्स
इन द नॉन फार्म सेक्टर। तो दिस इज अगेन गवर्नमेंट का डेटा है, आप हैप्पीली इसको लिख सकते हैं। देयर इज नो नेगेटिव परसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ द एग्जामिनर। डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, इट इज इक्विवेलेंट टू 2% ऑफ द जीडीपी, हैज द पोटेंशियल टू जनरेट 11 मिलियन जॉब्स। अगर हम लोग डायरेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से अगर अराउंड 2% ऑफ जीडीपी का इन्वेस्टमेंट किया जाए तो लगभग 11 मिलियन जॉब्स, 1 करोड़ 10 लाख जॉब्स यहां पर क्रिएट किया जा सकता है। नियरली 70% ऑफ विच विल गो टू वीमेन। तो ये सारे चीजें इकोनॉमिक सर्वे ने हाईलाइट किया है। सरकार को इस पे जोरों शोरों से इन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके अलावा जो इंफोग्राफिक्स है आप इसको देख सकते हैं अपने उसके लिए। नाउ एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, तो इसमें क्या बोला गया है कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रजिस्टर्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.8%, ठीक है। और 90 लाख हेक्टेयर जमीन जो है ये इसको कवर किया गया है अंडर माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन के तहत हम लोगों का कोशिश ये रहता है जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स रहता है उसकी हमें वाटर इनटेक जो है उसको कम करना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वाटर है। फ्रेश वाटर कितना है आपको पता है, बहुत कम है। तो हमें क्या करना है, एक सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जाना है। तो माइक्रो इरिगेशन के कॉन्सेप्ट को और पॉपुलर करना है एंड वी हैव कवर्ड at least 90 lakh hectares, okay, under the concept called per drop more crop. It is estimated that for every rupee invested in agricultural research, there is a payoff of 13.85 rupees. This is another line that you can directly write in your answer. अगर आप 1 रुपया खर्चा करते हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च में, आपको उसके बदले में 13.85 रुपीस का आपको फायदा मिल सकता है, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट वन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें 2020-21 में 310.7 MT मेट्रिक टन्स होगा ये। फिर ये आपका बढ़ा है 315, 329, 328, थोड़ा सा डिप हुआ है, ठीक है, फाइन। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एमएसएमई कि इंडस्ट्री सेक्टर में स्पेशली एमएसएमई का क्या ऑब्जर्वेशन है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोगों ने देखा कि 8.2% से बड़ी है और 9.5% इंडस्ट्रियल ग्रोथ से आई है। एक्सेलरेटेड कोल प्रोडक्शन की वजह से हमें क्या हुआ कि दूसरे कंट्री के ऊपर हमें डिपेंडेंसी कम हुई है, हम आत्मनिर्भर बने हैं इन टर्म्स ऑफ कोल प्रोडक्शन। इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ मार्केट वैल्यूएशन ऑफ $50 billion. India is the world's second largest clothing manufacturer and one of the top 5 exporting nations, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है इसके तहत 1.28 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट सरकार को मिली है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन हम लोग एमएसएमई के सेक्टर में देखे हैं। तो हमें स्पेशल अभी थोड़ी देर पहले भी देख रहे थे, तो यहाँ पर और करने की जरूरत है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 में क्या है, फेलिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। किस तरह से हमें जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को हमें यहाँ पर जनरेट करना है। सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल ग्रोथ वैल्यू एडेड हैज नाउ रीच्ड टू द लेवल प्रायर टू द पेंडेमिक अबाउट 55%। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है कि पेंडेमिक के बाद हमारा इकोनॉमी 1 साल से भी ज्यादा टाइम लगा रिकवरी होने में, ठीक है। अभी जो आपका सर्विस सेक्टर से जो आपका आ रहा था कंट्रीब्यूशन आ रहा था, वो अभी प्री पेंडेमिक लेवल तक पहुंच चुकी है। और इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्टिव कंपनीज। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें ग्लोबली, देखिए मैं थोड़ी देर पहले भी याद करने की कोशिश कर रहा था, इंडिया का जो आपका ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज ये 4.4% है, ठीक है। टूरिज्म इंडस्ट्री में भी आपका बहुत पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अराउंड 92 लाख जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया में आए हैं, ठीक है। इंक्रीज ऑफ 43.5% ईयर ऑन ईयर। जो अगर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का अगर आप डेटा को कंपेयर करेंगे, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 43.5%। इंडियन ई कॉमर्स की बात करें तो ये आपका 2030 आते आते $350 बिलियन का हो जाएगा। ई कॉमर्स में कौन कौन आते हैं, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। अमेजन तो बाहर का है, जो इंडियन कंपनी है जैसे जोमेटो हो गया,
जो आपका और क्या है, डंजो, क्या क्या तो आता है छोटा छोटा, ठीक है, तो स्विगी, तो स्विगी नहीं है, ठीक है, जो आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका $350 बिलियन तक होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चीज है जो कोई भी इसको नकार नहीं सकता है, जो नेशनल हाईवे के जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा रफ्तार से हो रही थी, नियरली 3 टाइम्स जो है आपका स्पीड बढ़ी है, फ्रॉम 11.7 किलोमीटर पर डे इन 2014 टू 34 किलोमीटर पर डे, तो 3 गुने से भी ज्यादा इंक्रीमेंट हुई है विद द स्पीड विथ विच नेशनल हाईवे इज कंस्ट्रक्टेड। रेलवे, जो इंडियन रेलवे है, वंदे मेट्रो ट्रेन सेट ये कोचेस को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आने वाले साल में। इंडिया का जो रैंक है इंटरनेशनल शिपमेंट्स कैटेगरी में है, ठीक है, ये पहले 22 रैंक था 2023 में, नहीं 22 रैंक पहुंचा है 44 से, मतलब कि आधा रैंक आगे आ चुका है। मतलब क्लीन एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी सेक्टर इन इंडिया सॉ ए न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 8.5 लाख करोड़ रुपीस। ये हमें बहुत जरूरी है, आने वाले काल में क्लीन जो एनर्जी है इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है, और हम देखने वाले ये हमारा एक ऑल्टरनेट फ्यूचर के हम लोग क्रिएशन में है। तो ये एक बहुत ही अनटैप्ड वाला सेक्टर है जहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगा इन टर्म्स ऑफ इन द फील्ड ऑफ क्लीन एनर्जी, ठीक है। The last chapter is about the climate change and India. Why we must look at the problem through our lens. तो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था कि जो ग्लोबल लेवल पे जो हमारी कोशिश रहती है एक कॉन्सेंसस बिल्ड करने का, वो पॉसिबल नहीं हो पाती है, बहुत सारे बॉटलनेक्स रहती हैं। तो विल हैव टू हैव लोकलाइज्ड अप्रोच। हमें डोमेस्टिकली जो हमारा एफर्ट है वो बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हम लोग रामसर साइट्स की जो मात्रा बढ़ती जा रही है, मतलब कि सरकार वहां पर स्टेप्स ले रही हैं, जो हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो हमें रोकना पड़ेगा। तो समथिंग लाइक दैट हमें खुद के नजर से देखना पड़ेगा कि हमारे आसपास हमारे गिरेबान में क्या क्या इश्यूज हैं। करंट ग्लोबल स्ट्रेटेजीज फॉर क्लाइमेट चेंज आर फ्लॉड एंड नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने की जो आपका इनिशिएटिव है, इट इज नॉट एनफ, नॉट एफिशिएंट, ठीक है, वन साइज फिट ऑल, ये अप्रोच काम करेगा ही नहीं। अब जो अफ्रीकन कंट्रीज है जहां पर जो आपका एडवांस रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, अच्छा है, बट उनके पास क्या है, जो इकोनॉमिक जो वल्नरेबिलिटी है उसकी वजह से वो लोग वो सारे स्टेप्स नहीं ले पाएंगे जो वेस्टर्न यूरोपियन, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज करेंगे। तो वन साइज फिट्स ऑल ये जो अप्रोच है ये काम नहीं करेगा, तो हमें लोकलाइज्ड या फिर डोमेस्टिक अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। शिफ्ट टुवर्ड्स अ ट्रेडिशनल मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड्स। अभी क्या होता है कि जब भी लोग बड़े होते हैं, शादी करते हैं, अपना अलग घर बनाते हैं, मतलब कि जो एक घर में जो 2-3 जनरेशन रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम हो रहा था। नाउ वी हैव टू गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट कि पुश्तैनी हवेली होती है जहां पर 3-4 जनरेशन एक साथ रह रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कम तो हो रहा है ना। तो जो बिल्डिंग से भी तो आपको क्या हो रहा है कि वो होता है आपका हीट एमिट होती है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। मिशन लाइफ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा COP26 में ये लाया गया था कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो इसके तहत हम लोग कोशिश है कि ह्यूमन और नेचर का जो हार्मनी है उसका हमें फोकस करना, उसको प्रमोट करना है। तो इन तमाम चीजों को यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। सो दीज आर गवर्नमेंट वर्ड्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से मैंने उठाया है, मेरा अपना वर्ड्स कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट फ्यू इनपुट्स फ्रॉम माय पार्ट। कहने का मतलब यही है कि आप इन तमाम जो आपका इंफोग्राफिक्स है, डेटा है, जो सेंटेंसेस है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको जरूरत है, क्योंकि 476 पेजेस ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है पढ़ के उसको रिटेन कर पाना, क्योंकि उसमें सिर्फ डेटा और डेटा और डेटा है, ठीक है। सो दैट शैल बी ऑल फॉर टुडे। आप बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, क्या हेल्पफुल रही है। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव ए गुड डे।